Hey, you all right? I'm so sorry. Yeah. It's tied to a tree back there. Somebody did this. Hello? We're lost. We're looking for a phone. Sweetheart. Baby, seriously, this isn't funny. कहानी स्टार्ट होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगलात से, जहां एक सुनसान सड़क के किनारे रिची और हैली नामी कपल को क्लाइंबिंग करते देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे सामने गंदे पानी से भरी एक नदी दिखाई देती है और हैली को जल्दी से ऊपर आने का इशारा करता है। हैली को दिखाया जाता है जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान स्लिप हो जाता है। वो खुद को संभालते हुए फिर से एक बार चढ़ने की कोशिश करती है, जहाँ वो रिची को हेल्प के लिए पुकारती है, लेकिन रिची को सामने ना देखकर वो परेशान हो जाती है। अचानक अपने फेस पर खून की कुछ कतरे देखकर वो हैरान रह जाती है। फिर उसकी नजर रिची पर जाती है जिसे कोई नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, कोई उसे ऊपर खींचना शुरू कर देता है। वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटते हुए खुद को संभालती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। वहाँ उसकी नजर रिची की बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है। इसी दौरान उसे पहाड़ी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसका पाँव एक तार में फंस जाता है और वो गिर जाती है और उसे कोई खींचकर अपने साथ ले जाता है। अब हमें इस इलाके में हो रही वारदातें दिखाई जाती हैं, जहां न्यूज में इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के गायब होने की बात होती है। यहाँ तक के लोग इस एरिया में किसी असेब को भी देखने का दावा करते हैं। अब हम दोबारा इस एरिया से एक गाड़ी को गुजरता देखते हैं, जहाँ हम क्रिस को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे सिटी जा रहा होता है। अब इस दौरान वो एक ट्रैफिक जैम में फंस जाता है और वहाँ वो खुद को लेट होता पाता है। अब वो गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहाँ वो ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक के जाम होने की वजह पूछता है। तो ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जैम कई घंटों का हो सकता है। ये सब सुनकर क्रिस परेशान होता है और वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और फिर वो अपनी गाड़ी को वापस घुमाता है। वो अपने लेट होने की खबर इस कंपनी को देता है, लेकिन वहाँ सिग्नल कम होने की वजह से कॉल कट जाती है। अब फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन के बोर्ड पर पड़ती है और वो उस तरफ चला जाता है। अब रास्ते में उसे एक के बाद एक लावारिस गाड़ियाँ नजर आती हैं। फिर वो गैस स्टेशन तक पहुँचता है, जहाँ उसकी नजर वहाँ के ऑनर पर पड़ती है, जो किसी बीमारी का शिकार लगता है। अब क्रिस गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वो इन्फॉर्म नहीं कर पाता। अब वो इस ऑनर से सिटी तक पहुंचने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वो इसकी बात को इग्नोर कर देता है। तभी क्रिस की नजर वहाँ लगे एक मैप पर जाती है, जहाँ उस सिटी तक पहुँचने के लिए दूसरा रास्ता दिखाई देता है। अब वो गैस स्टेशन के ऑनर से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर वो उसे उस रास्ते से जाने का मशवरा दे देता है। अब वो उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ वो जंगलों से होता हुआ इंटरसेक्शन तक पहुँचता है। वहाँ उसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है। वो ये देखकर सोचने लगता है और अपनी गाड़ी उस शॉर्टकट की तरफ ले जाता है। अब उसकी नजर एक मरे हुए जानवर पर पड़ती है और उसे देखने के चक्कर में उसकी गाड़ी सामने की गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का खौफनाक एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्रिस उस हादसे में बच जाता है। अब दूसरी गाड़ी के मालिक उसकी तरफ आते हैं और उसका हाल पूछते हैं। खुद को संभालते हुए क्रिस उनसे माफी मांगता है और नुकसान की रकम देने की बात करता है और उनसे मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने की रीजन पूछता है, जहां फ्रेंसिन उसे बताती है कि रोड पर किसी ने तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब उनकी एक फ्रेंड पिछले गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने का कहती है, लेकिन क्रिस उन्हें वहाँ जाने से मना करता है। फिर वो सब पैदल चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ी की हिफाजत करने के लिए वहीं रुक जाते हैं। अब इस दौरान उन लोगों की नजर एक मरे हुए नेबले पर पड़ती है, जिसे देखने से लगता था कि किसी ने इसे जिंदा ही चीर फाड़ कर फेंक दिया हो। थोड़ा दूर जाकर उन्हें जंगल में गाड़ियों के जलते हुए टायर नजर आते हैं, जिसे देखकर क्रिस को खतरे का अंदेशा होता है। वो सबको आगे बढ़ने का कहता है। दूसरी तरफ इवान और फ्रांसिन को झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। इवान वहाँ देखने जाता है और फ्रांसिन उसे वहाँ ना पाकर परेशान होती है और खुद वहाँ जाती है, जहाँ उसकी नजर इवान के एक जूते पर पड़ती है। जैसे ही वो इसके नजदीक पहुँचती है तो उसे वहाँ एक कटा हुआ कान दिखाई देता है और वो उसे देखकर रोने लग जाती है। तभी कोई खौफनाक सा शख्स उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। दूसरी तरफ हम लोगों को रोड के आखिर में देखते हैं। चलते चलते उनकी नजर एक घर पर पड़ती है। अब वो मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। क्रिस वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ देखकर परेशान हो जाता है और हेल्प के लिए घर का दरवाजा नॉक करता है। जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। अब वो लोग कॉल के लिए घर के अंदर आते हैं। वहाँ उनकी नजर खाने की टेबल पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि सालों से इस घर की सफाई नहीं हुई। फिर उन्हें वहाँ गाड़ियों की चाबियाँ मिलती हैं। जैसे ही क्रिस फ्रिज को खोलता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे फ्रिज में इंसानी अज़ा मिलते हैं और जैसी को वही तार मिलती है जिसने इसकी गाड़ी के टायर को फाड़ दिया था। अब ये सब देखकर वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी क्रिस की नजर विंडो से बाहर जाती है, जहाँ उसे अपनी गाड़ी बाकी गाड़ियों के साथ आती हुई दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद
होने की वजह से वो चारों खौफजदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इसे किलर को आते हुए देखते हैं। वो फ्रांसीन की बॉडी को फर्श पर फेंकता है और ये देखकर क्रिस और जैसी खौफजदा हो जाते हैं। और वहाँ हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं जो फ्रांसीन की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज धार औजारों से उसे कट करने लगते हैं। ये सब देखकर जैसे ही जैसी चिल्लाने लगती है, स्कॉट उसके मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर उस लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहाँ मौका पाकर वो चारों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक आदमखोर उनको देख लेता है, जिसे देखकर सब वहाँ से भागने लगते हैं। देखते ही देखते वो आदमखोर इनके पीछे आ जाते हैं और फिर क्रिस उनकी गाड़ी चुराने का प्लान करता है। वो उनका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, तभी एक आदमखोर उस पर गोली चलाता है। वो जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। ये देखकर बाकी 3 हैरान रह जाते हैं। अब हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है। वो उस ट्रक की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त एक तीर इसके सीने से आर पार हो जाता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाकर उनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। फिर उन्हें वो ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। वो तीनों अपनी जान बचाते हुए रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम हो जाती है। वो आदमखोर उनकी तलाश में थे। फिर वो तीनों थक कर एक जगह लेट जाते हैं। वहाँ कार्ली उनको ऊपर देखने का इशारा करती है। जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं। फिर वो तीनों उस टावर पर चढ़ने लगते हैं। ऊपर किसी को भी ना पाकर वो तीनों उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिसकी मदद से वो क्रिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। कार्ली रेडियो ऑन करती है और हेल्प मांगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखता है तो इसकी नजर उन तीनों आदमखोरों पर पड़ती है। वो तीनों टावर पर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं और उनको आते हुए देखकर क्रिस वहाँ रखे सामान को टावर के एंट्रेंस गेट के सामने रख देता है। कुछ देर बाद वो उनको वहाँ से जाते हुए देखता है। कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। तभी वो आदमखोर उस रेडियो की वायर को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। खुद की जान बचाने के लिए कार्ली एक बॉक्स की मदद से उस टावर की विंडो तोड़ देती है। फिर इसकी नजर नीचे दरख्तों पर जाती है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए नीचे ट्रेस पर कूद जाते हैं। उन्हें आदमखोर देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए ट्रेस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उनको आता देखकर वो लोग एक ट्रे से दूसरे ट्रे पर जाते नजर आते हैं। इसी दौरान एक आदमखोर कार्ली के नजदीक पहुंच जाता है और मौका पाकर अपनी कुल्हाड़ी से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। अब क्रिस खुद को संभालते हुए उठता है, तभी उसे अपने पीछे एक गाड़ी की आवाज आती है। वहाँ एक पुलिस की जीप थी। वो उस गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिसमैन उसकी मदद के लिए आगे आता है, उसी वक्त एक तीर उसकी आंख के आर पार हो जाता है। एक आदमखोर क्रिस को मारने आता है। क्रिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है। आदमखोर उसे देखने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर वो हैरान हो जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं, जहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था। जैसे ही वो एक आंख वाला आदमखोर जैसी को मारने लगता है, इसे बाहर से गाड़ी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दरवाजे की तरफ जाता है। क्रिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए इसे कुचल डालता है। गाड़ी से उतरते ही वो आखिरी बचे आदमखोर को एक नुकीले तीर से हमला करके मार डालता है। क्रिस जैसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। इसी बीच एक आदमखोर फिर से इस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता देखकर जैसी पास रखे एक तीर की मदद से उसे मार डालती है। फिर वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ती है, जहाँ वो उसके फ्यूल बॉक्स को निशाना बनाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। अब हम फिर से उस रोड को देखते हैं, जहाँ वो दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुँचते हैं। ट्रक को अपनी तरफ आता देखकर गैस स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर देता है। क्रिस गाड़ी से उतरता है और वहाँ लगे उस मैप को उतारकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।